जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें आज हम प्रॉपरली जो मैंने बोला था कि अब से कंटिन्यूसली जुड़ा रहूँगा उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, लगभग सभी बच्चों ने देख लिया होगा कि पीडब्ल्यू पे एम टेस्ट सीरीज़ करके आया है। एम टेस्ट सीरीज़ करके आया है ये, और जिसमें शायद 250 रुपीज़ में अवेलेबल है ये, और इसमें 21 टेस्ट दिए इन लोगों ने। जो मैं यही था कि मैं टाइम टू टाइम आपको ये बताता रहूँगा कि इसमें जो सिलेबस जो आएगा टेस्ट में, आपको कौन से चैप्टर को कैसे पढ़ना है। ये प्रीमियरली ये वीडियो ऐसी टेस्ट वाइज, जो टेस्ट जिस दिन, जैसे इस वीडियो के लिए थोड़ा लेट हो गया, 1-2 दिन पहले वीडियो ले आना था मेरे को, बट जैसे अगला टेस्ट अपना 8 तारीख को है ना, तो 4 तारीख को उस टेस्ट जब तक आप दे रहे होगे उस टाइम आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी कि अगले टेस्ट के लिए कैसे पढ़ना है आपको। मैं यही करने वाला हूँ। सबसे पहले अपना जो टेस्ट है, ये 4 तारीख को जो आने वाला टेस्ट है, इसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे, इसके रिगार्डिंग अपन शेड्यूल की बात करेंगे और कैसे कैसे पढ़ना है उस चीज़ की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी इस बात ध्यान रखना कि इस वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, ताकि जो 20 मिनट की वीडियो बनी है वो 10 मिनट में आप ख़त्म कर दो, ठीक है। ये एम टेस्ट सीरीज़ है, और जो कि कब होना है अपना, ये अपना एम टेस्ट सीरीज़ का जो पहला टेस्ट है ये होना है 4 तारीख को। 4 तारीख को टेस्ट होना है, और अपने पास अभी आज इंक्लूड करके 3.5 डेज तो आराम से हैं, ठीक है। पहला टेस्ट मैंने नाम दिया है। अपने को सिलेबस पता है, फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड से लेकर के लॉज ऑफ मोशन तक आ रहा है, केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री से लेकर के पीरियोडिसिटी तक आ रहा है, बॉटनी में लिविंग वर्ल्ड से लेकर के प्लांट किंगडम तक आ रहा है, और जूलॉजी में 2 चैप्टर आ रहे हैं, एनिमल किंगडम में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। मैं बताता हूँ कौन से चैप्टर को कैसे पढ़ना है, इस पर बात करते हैं सीधा आप। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जो अपना चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। अब फिजिकल वर्ल्ड में क्या है, अपने को कुछ भी नहीं पढ़ना, मतलब इट्स लाइक कि कुछ भी नहीं पढ़ने का मतलब कि वो बहुत ही सिर्फ थियोरेटिकल चैप्टर है, उसमें कुछ खास बात है नहीं। फिजिकल वर्ल्ड में देखो, जैसे कि स्कोप है, एक्सपेरिमेंट, नेचर ऑफ लॉज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये नॉर्मल सी जनरल नॉलेज वाली बातें हैं उसमें, ठीक है। इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है फिजिकल वर्ल्ड वाले में, जो अपने को 4 फोर्सेज दे रखे हैं, वो 4 फोर्सेज अपने को पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, वीकेस्ट कौन सा है, उसका रेंज क्या है, ये भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो 7 अपनी यूनिट्स होती हैं, वो जो कि यूनिट एंड डायमेंशन में भी दिया हुआ है कि जो 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं उसके बारे में अपने पता होना चाहिए कि कौन सी 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं। आई गेस इतना आपको क्लियर है। और मेजरली ये अपना थियोरेटिकल चैप्टर ही है, सो इट्स जस्ट कि ये इंट्रोड्यूस करवाता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आई गेस ये 1 आवर बहुत है इस चैप्टर को देने के लिए। अगर आपने एनसीईआरटी रीड कर लिया या किसी कहीं से भी नोट्स पढ़ लिए तो बहुत है इसके लिए पढ़ने के लिए। बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में। यूनिट एंड मेजरमेंट में अपने को सबसे ध्यान रखना है कि जो ऐसा यूनिट के सिस्टम्स हैं कौन से हैं, फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, जो मेजरमेंट्स होते हैं जिसमें अपन डायमेंशन में बात करते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं, डायमेंशन की बात हुई है। उसके बाद एरर्स एंड मेजरमेंट, पक्का इससे क्वेश्चन देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनना है। एक अपना यूनिट से बनेगा क्वेश्चन, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। एक कन्वर्सन से क्वेश्चन बनेगा। एक ऐसा यूनिट से क्वेश्चन बनेगा कि 7 बेसिक ऐसा यूनिट्स जो दे रखी है फंडामेंटल यूनिट्स, वो क्या है। एक्यूरेसी से एक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये होगा कि एरर एंड मेजरमेंट से पक्का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना है कि एरर कैसे है। वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज से क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब पक्का, मतलब इट्स लाइक ना कि वो टॉपिक्स ऐसे हैं ना कि उनमें से आपको क्वेश्चन करने हैं उनके, मतलब क्वेश्चन देखना है, थ्योरी क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अब बस उसमें ना थ्योरी पढ़ के नहीं कुछ नहीं कर सकते आप, सिर्फ उसमें थ्योरी को पढ़ करके कुछ भी नहीं कर सकते हो। उस बात का ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। फिर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ निकालने का होता है, कोई हम नई डायमेंशन बना लेते हैं किसी और फॉर्मेट में निकालने के लिए, तो इस सारी चीज़ें डायमेंशन एनालिसिस और इसके एप्लीकेशंस जो है, 3 एप्लीकेशंस दे रखे डायमेंशन एनालिसिस के, ये क्या क्या है वो उस पर पक्का डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। उसको आपको क्या करना है, अपने नोट्स अगर लिए हुए हैं तो आप उसको रिवाइज़ करो, पहली चीज़ रिवाइज़ करना है, और देन उसके बाद आप फॉर्मूला रिवाइज़ करो। पहले नोट्स को रिवाइज़ करो कि कॉन्सेप्ट क्या है, फिर फॉर्मूला को रिवाइज़ करो, और फिर क्वेश्चंस को लगाओ। क्वेश्चंस में पहले, और क्वेश्चंस में भी क्या क्या करना है, अपने कुछ बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में और कुछ करो ना करो, बट PYQs डेफिनेटली करना है। PYQ इज़ मस्ट, इस बात का ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ मस्ट। सिमिलरली ये सेम चीज़ इसमें भी करेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाले में, या फिर मतलब जो काइनेमेटिक्स है। उसके बाद उसमें ध्यान देना कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं काइनेमेटिक्स में, कि एरिया अंडर ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या बताता है, डी एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग, इनसे पक्का क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये जो काइनेमेटिक्स के चैप्टर है ना, इसके आगे पूरा मैकेनिक्स बेस्ड है। अपना लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर सारा काइनेमेटिक्स पे बेस्ड है। साथ में अब ध्यान देना कि अब बात हम करते हैं जब इसमें जो वेक्टर्स की बात आती है, किसमें, मोशन इन अ प्लेन वाले में। तो मोशन इन अ प्लेन में एक प्रोजेक्टाइल वाला चीज़ तो आता ही है, साथ में बोट वाला केस, वो अम्ब्रेला वाला केस, रेनिंग वाला के, रेनिंग जो रेन में बंदा भाग रहा है वो वाला केस,
तो ये जो है ना, ये इससे क्वेश्चंस हर साल के क्वेश्चन है ये, और पक्का टेस्ट में भी आपको आएगा। तो मैं बात जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना कि आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है, फॉर्मूला याद करना है, मतलब फॉर्मूला रटा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आते ही फॉर्मूला रट जाना है, मतलब फॉर्मूला क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूला डेफिनेटली रटना। उसके बाद क्वेश्चन करते टाइम कोशिश करो कि फॉर्मूला देखने की जरूरत ना पड़े, आपको याद हो। लेकिन अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है तो सामने एक फॉर्मूला नोटबुक जो मैंने पहले बताया हुआ है, उस फॉर्मूला नोटबुक को आप देख सको बहुत अच्छे से। अब ध्यान देना कि ये जो इतने सारे चैप्टर्स हैं, ये कौन से, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें सबसे ज़्यादा आपको लॉज ऑफ मोशन में टाइम लगाना है फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट एंड मेजरमेंट्स में सबसे कम टाइम लगाना है, और इसमें मीडियोकर टाइम लगाना है। मान लो कि आपका 100% टाइम है ना, तो इन दोनों को मिलाकर के 20% होना चाहिए, इन दोनों को मिलाकर के 40% होना चाहिए, और बचा हुआ 40% इसमें होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके आगे वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशन, मोशन में इन दोनों चैप्टर के ये जो दो सेक्शन है, मोशन स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो दैट्स वाई एम सेइंग कि ऊपर वाले में 20%, जिसमें 5% में आपका ये काम हो जाना चाहिए। 1 घंटा बहुत है, मतलब 1 घंटा इनफ है इस चीज़ के लिए, फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ने के लिए। सो आई गेस आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब इसमें लॉज ऑफ मोशन में ध्यान देना कि हर बार इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। हर बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्वेश्चन आएगा ही, स्यूडो फोर्स के क्वेश्चन आएंगे ही, लिफ्ट वाला क्वेश्चन आएगा ही। सो ये कुछ ऐसे फिक्स क्वेश्चन है कि जो आपको हर बार उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना ही, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक जो टीचर ने लिखवाया हुआ है उस टॉपिक को पढ़ो, फॉर्मूला को पढ़ो, केस को पढ़ो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और अपने आप को कॉन्फिडेंस लाओ। सो आई गेस इतना हेल्प करेगा आपको, और मैं आगे और भी कोशिश करूँगा इम्प्रोवाइज करने की, कैसे कैसे चीज़ें करना है, ठीक है। नाउ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर जो कि हमने जब भी पढ़ा होता है अच्छे से पढ़ा होता है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट होता है वो, और उसको हमने अच्छे से पढ़ा होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके उसको अच्छे से रिवाइज करके, बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी में फॉर्मूला रिवाइज करके उसके क्वेश्चन और फॉर्मूले याद करके अपने को स्ट्रक्चर ऑफ एटम और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब पीरियोडिसिटी पे आना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिसिटी दो ऐसे चैप्टर हैं जिससे आपकी पूरी इनऑर्गेनिक, एक्चुअली ऑर्गेनिक भी, बट इनऑर्गेनिक पूरी इसी पे पीरियोडिसिटी पे बेस्ड हो जाती है। और इनऑर्गेनिक के जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे डिफाइन करते हैं कि कौन सी चीज़ें क्यों, ऐसा कैसे हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे थे, इलेक्ट्रॉन का उसका स्ट्रक्चर ऐसा एनोमलस बिहेवियर क्यों है। तो ये सारी चीज़ें मैटर कर जाती हैं। इसलिए आप ऐसा करना कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आप 20% टाइम दो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप 40% टाइम दो, और पीरियोडिसिटी में आप 40% टाइम दो, क्योंकि पीरियोडिसिटी में याद करने वाला बहुत है। और अगर अभी अच्छे से याद कर लोगे आप तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ईजी हो जाएगा पीरियोडिसिटी, क्योंकि वो बस उसी चैप्टर को क्या किया गया है, एलोबरेट कर दिया गया है, ठीक है। सो आई होप सबको ये क्लियर होगा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स है, इन सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। नाउ अब ये है कि अब मोल कॉन्सेप्ट को तो अच्छे से करना है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पूरी केमिस्ट्री में यूज़ होना है, कभी भी बंद नहीं हो सकता। साथ में ध्यान देना कि एक स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब वो ना दे देते हैं कि, और बताता है कि ये रेशियो में दे रहता है और उसका फॉर्मूला निकालना होता है, ठीक है। सो और बाकी चीज़ें आपको बहुत सारी टॉपिक बाय टॉपिक पर चीज़ें हैं, तो इसमें भी सेम चीज़ है, कॉन्सेप्ट रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन एंड क्वेश्चंस। ध्यान देना कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर रीड करना है तो सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना, उसके अलावा कहीं और रीड नहीं करना। सेम अगर पीरियोडिसिटी किसी और बुक से पढ़ रहे हो तो उसको भी जरूरत नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना। मैंने बोला हुआ है इनऑर्गेनिक में हमेशा एनसीईआरटी रीड करनी है, एनसीईआरटी के बाहर एक वर्ड नहीं जाना। एनसीईआरटी रीड कर लो, बार बार रीड कर लो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है बार बार भूल जाते हैं। जो पीरियोडिसिटी वाला है ना, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार कम लगता है, इट्स जस्ट लाइक बायोलॉजी। तो आपको एनसीईआरटी पक्का रीड करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी जहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जहाँ पे आपको पता है कि मुझे यहाँ पे एनसीईआरटी रीड कर लेना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक आ जाते हैं कि यार हिजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था या डी ब्रोगली की रिलेशनशिप थे, तो जो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं ना उससे पहले लिखा हुआ है कि उन्होंने ऐसा क्यों दिया था, समझे। ऑब्बा ने जो प्रिंसिपल दिया था, पॉलिश को एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, उनका रीज़न क्या था, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अपने डेफिनेटली आ जाते हैं। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स कम टू बॉटनी। सो बॉटनी में क्या है अपने को, बॉटनी में लिविंग वर्ल्ड एक ऐसे चैप्टर है, मतलब आपको एनसीईआरटी में तो सिर्फ बायोलॉजी में तो सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी रीड करनी है। आपने लेक्चर लिया हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं, आप उसको रिवाइज करो, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट, मतलब एनसीईआरटी बिना आप टेस्ट नहीं दोगे। अगर आपने एनसीईआरटी रीड नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया, इट्स जस्ट लाइक दैट। अगर आप नीट के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, नीट टेस्ट के लिए एनसीईआरटी नहीं रट रहे हो, तो कुछ भी नहीं किया। अब ध्यान देना, लिविंग वर्ल्ड एक ऐसा चैप्टर है जिसमें
इनिशियल में चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं एक लिविंग बीइंग के, क्या क्या फंड, मतलब कि कौन सी चीज़ों से हम बता सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। साथ में वायरस के बारे में कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो जो वायरस वाला कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी आ जाती हैं। जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ध्यान देना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम एक ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको पहले क्या करना है, आपने चैप्टर्स पहले पढ़े हुए हैं तो आपको आप फेमिलियर हो उन चैप्टर्स से कि किस में क्या कहाँ कैसे है, ठीक है। बट आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले फैमिलीज और उनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। देखो जो भी फैमिलीज है, मतलब फैमिली इन द सेंस कि अगर फंगी के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर आप क्या प्रोटिस्टा पढ़ रहे हो, क्या कहते हैं क्या कहते हैं यार, मोनेरा पढ़ रहे हो, मोनेरा प्रोटिस्टा, जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हो सबसे पहले आप एग्जाम्पल याद करो। कुछ भी याद करने से पहले सबसे पहले आप एग्जाम्पल याद करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप एग्जाम्पल को रट जाओ, ब्लाइंडली एग्जाम्पल को याद करो, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद एनसीईआरटी को रीड करो और रिलेट करो कि उस एग्जाम्पल में ऐसा क्यों बोला गया है, उसने एग्जाम्पल क्यों दिया हुआ है, और फिर वहाँ पे उसको रिवाइज करो। देखो अगर एक बार आप एग्जाम्पल याद कर लोगे ना, कि क्वेश्चंस क्या करते हैं, वो कैरेक्टर्स दे देते हैं और बोलते हैं इसमें से कौन सा एग्जाम्पल्स के कैरेक्टर्स हैं। सो यू विल बी टू मच फेमिलियर कि हाँ यार ये मेरे को याद है। नहीं तो ऐसा एक डर सा बैठ जाएगा कि एग्जाम्पल्स याद नहीं है। अब एग्जाम्पल्स याद करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है, एटलीस्ट 10 बार, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, कम से कम 10 बार सभी एग्जाम्पल्स को लिख दो। भले वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में है और या फिर वो प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में है, एटलीस्ट 10 बार अपनी कॉपी में सभी एग्जाम्पल्स लिख दो। 3-4 बार तक आप देख के लिखोगे, उसके बाद अगले 3-4 बार आप आधा देख के लिखोगे, आधा बिना देखे लिखोगे, और लास्ट के 2-3 बार जो होंगे ना, वो आपको कंप्लीटली पूरा का पूरा क्या होगा, याद हो चुका होगा। और एग्जाम्पल जब याद आता है ना, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आता है यार, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे ही हैं जिसमें आप एग्जाम्पल याद नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप क्वेश्चन ही ऐसे होंगे यार, इनमें से बोल देंगे इनमें कौन से जिम्नोस्पर्म है, आप उनको छाट के बताओ। अब उसमें सारे मिक्स रहेंगे, जब आपको एग्जाम्पल ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे करोगे। लेकिन ध्यान रखना कि एग्जाम्पल अपने को सिर्फ क्या करने हैं, एग्जाम्पल ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी। ध्यान देना, क्या सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल चाहिए और कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल होनी चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, एनसीईआरटी के बाहर अगर कुछ जा रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। सो आई वुड लाइक टू क्लियर दैट थिंग। नाउ लेट्स कम टू एनिमल किंगडम एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल किंगडम में क्या है, एनिमल किंगडम में आपने देखो चैप्टर पढ़ा हुआ है एनिमल किंगडम का, ठीक है। सो यहाँ तो प्लांट के बारे में दे रखा है, प्लांट मॉर्फोलॉजी को यहाँ पे हम हटा देंगे। आई गेस इसको हम यहाँ पे अपने पास नहीं आएगा ये। सो लेट्स डिस्कार्ड दिस, बट नाउ लेट्स कम टू कि अपना एनिमल किंगडम में क्या है। सो एनिमल किंगडम में ध्यान देना, एनिमल किंगडम में 2 चीज़ें हैं। एक तो एनिमल किंगडम अपने को पढ़ना है जिसमें कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और कैरेक्टर्स तो अपने को पता होनी चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल्स, और साथ में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि साथ में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है कि किसके बाद क्या इवॉल्व होता गया है। अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे ना कि इसके बाद ऐसा ही तो होना चाहिए था, यही एडवांसमेंट तो आने चाहिए थे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत ईजी है ये। और ध्यान देना, अगर आप इसके एग्जाम्पल याद कर लोगे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं वो आपको सारे याद होने चाहिए। एनिमल किंगडम का जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है पहले आप उसको याद करो, बिना कुछ रीड किए हुए पहले आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को याद करो। उसको याद करने का तरीका क्या है, 10 टाइम्स उसको लिख लो, 10 टाइम्स उसको लिखो, आपको आधे से ज़्यादा एग्जाम्पल बहुत ईजिली याद हो जाएंगे, शायद सारे के सारे भी याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप उसकी सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करना, क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी रीडिंग। ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। अभी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के अलावा बहुत वास्ट एनिमल किंगडम अगर पढ़ना चाहे तो, लेकिन जो हमारे नीट में पूछे जाने वालों क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी हमारे से पूछे जाने वाला है। सो आई होप इतना सबको क्लियर है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू वाला पार्ट बहुत छोटा सा पार्ट है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से टिश्यू कहाँ कहाँ पे आते हैं, ठीक है। जो उसमें मॉर्फोलॉजी दी गई है टिश्यू, मतलब एक्चुअली वो भी नहीं है, मतलब टिश्यू में क्या बताया गया है कि कौन सी टिश्यूज़ कहाँ पे, 4 तरह के टिश्यू बताए गए हैं। एपिथेलियम है, कनेक्टिव है, उसके बाद स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में बताया गया है, न्यूरल टिश्यू के बारे में बताया गया है। सो बहुत ईजिली बताया गया है, आपको बस उतना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी ही बस पढ़नी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। 2 से 3 पेज में वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो मॉर्फोलॉजी वाले में आपको मेन अपना टाइम कहाँ देना पड़ेगा पता है, कॉकरोच में देना पड़ेगा। आपको सिर्फ कॉकरोच पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना उसमें, ओनली एंड ओनली कॉकरोच। लेकिन कॉकरोच आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सो मैं कहूँगा कि अगर मान लो आपका 100% इसमें टाइम है ना, तो आपका ये जाना चाहिए यहाँ पे 40%, ठीक है।
और ये जाना चाहिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। एक तरफ जो टिश्यू वाला पार्ट है उसमें 10% जाना चाहिए, बट जो कॉकरोच वाला पार्ट है, नहीं कॉकरोच वाला पार्ट, इसमें आपका टाइम 50% जाना चाहिए। अगर आप 10 मतलब अगर 5 घंटे दे रहे हो तो 2.5 घंटे आपको एटलीस्ट कॉकरोच वाले पार्ट को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपको एक बार नहीं 4 बार रीड करना है, 1 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि ये जो होगा नहीं, आप लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे होगे। लास्ट टाइम एक्चुअली कि लास्ट टाइम प्रॉपर अगर 0 से ही पढ़ रहे हो तो लास्ट टाइम में पढ़ रहे होगे, समझ रहे हो? क्योंकि इसके बाद आप ना कभी कभी देखोगे इन चीज़ों को, कभी जब छोटा कुछ छूट जाएगा तब देखोगे। सो आई होप इतना सबको क्लियर है कि अपने को क्या करना है। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी फोकस रहना है, एनसीईआरटी की इर्द गिर्द ही रहना है, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, एक्चुअली सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पक्का करने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सबके क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर हालत में करने हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, सो मैं बता दूंगा कि आपको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है। तो ये क्या कहते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन जो है अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर हालत में करने हैं। जो चैप्टर आ रहे हैं उनके फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए, फॉर्मूला ऑन टिप्स होने चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स क्या, किसमें से, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, बायो में बात कर रहा हूँ मैं। तो ये अगर आपने इतना कर लिया ना, सो आई डोंट थिंक कि आपको 600 प्लस से नीचे कोई रोक पाएगा इस टेस्ट में, समझे। आप गलतियाँ करोगे, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई बच्चे 500 पे रह जाएं, कोई बच्चे 400 पे रह जाएं, बट अगर आपने तैयारी पूरी की होगी तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो मैंने गलतियाँ की है ना, बहुत बेवकूफ़ वाली गलतियाँ की हैं, जो कि मैं अगली बार नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपके पास सिलेबस ही कंप्लीट नहीं रहेगा ना, तो आप जो सही भी करने वाले होगे उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार ये मैं तुक्के में तो नहीं कर रहा, मैं सही, शायद ही मैं सही कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ इस चीज़ को। सो आई होप इतना क्लियर है आपको कि क्या करना है, समझ रहे हो। ध्यान देना है कि एनसीईआरटी पे रहना है, फॉर्मूला टिप्स पे रहना है। एनसीईआरटी फॉर्मूला टिप्स पे होने चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, साथ में आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। जैसे कि यहाँ पे अपने को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर से, दोनों से पक्का क्वेश्चन आता है। लिविंग वर्ल्ड से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन इनसे कभी 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इन पे ज़्यादा टाइम लगाना आपको, रेदर देन लिविंग वर्ल्ड में ज़्यादा टाइम लगाने, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड में कुछ प्राइमरी कॉन्सेप्ट हैं जो कि ईजिली क्लियर हो जाते हैं और सबने अच्छे से पढ़ा भी होता है जब स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे होते हैं तो, ठीक है। सेम यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट में ज़्यादा टाइम ना लगा करके अपने को स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में और पीरियोडिसिटी में ज़्यादा टाइम लगाना है। सेम यहाँ पे अगर हमारे ये काइनेमेटिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग चैप्टर होते हैं ना, हमने अच्छे से पढ़े होते हैं। बट साथ में क्या है कि मोशन इन प्लेन में कई बार बच्चों को दिक्कत होती है, और मोशन इन प्लेन में जब बच्चों को दिक्कत होती है, क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि उनका वेक्टर जो होता है ना, वो वेक्टर क्लियर नहीं हुआ। तो बेसिक मैथ जो पढ़ा होता है ना, उन्होंने वेक्टर, अपना वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, यूनिट जो मोशन इन प्लेन है बहुत ईजिली स्मूथली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको लॉज ऑफ मोशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना। लॉज ऑफ मोशन का हर एक फॉर्मूले, हर एक कॉन्सेप्ट, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा था, ए इक्वल टू जी tan थीटा, ये बोल रहा हूँ, हो सकता है शायद इससे कोई क्वेश्चन भी आ जाए। ए इक्वल टू जी tan थीटा ही होता है ना, हाँ यही होता है शायद, हो सकता है इससे इसी डायरेक्ट इस पर वेस्ट क्वेश्चन आएगी, बहुत बार इस पर क्वेश्चन आया है। सो आई गेस आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं। बाकी मैं और भी आगे कोशिश करूँगा थोड़े और क्रिस्प करके चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जब हम जिसमें बात करेंगे, इसमें बात करेंगे टेस्ट 2 की, और वो वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास कब आ जाएगा, टेस्ट 2 के रिगार्डिंग जब बात कर रहेंगे तो आपको 4 तारीख को शाम के 3-4 बजे 3 to 4 PM के आसपास, 4/5/2022 को 3 to 4 PM के आसपास टेस्ट 2 की हम बात करेंगे, और उसमें सिलेबस को क्या कैसे पढ़ना है उसकी बात करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। सो टाटा बाय बाय, नमस्ते। अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से फोड़ के आना है यार। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।